एनपीआर एनपीआर क्या है? एनपीआर क्यों जरूरी है सभी के लिए? एनपीआर से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? भारत सरकार एनपीआर कितने दिनों पे करवाती है? तो आज चर्चा करेंगे एनपीआर के बारे में और आपको विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको क्या फायदा होने वाला है, कब एनपीआर होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, ये सारा चर्चा इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, मैं राज पांडे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, एनपीआर जो है पिछली बार 81 में हुआ था, 81 से स्टार्ट हुआ था। पिछली बार 11 में हुआ था। 11 के बाद हर 10 साल पे नियमतः एनपीआर होना चाहिए और 11 के बाद जो है होना था 21 में, लेकिन कोरोना काल की वजह से, उसके बाद तरह तरह के इलेक्शन चुनाव की वजह से एनपीआर नहीं हो पाया। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एनपीआर का मतलब क्या होता है। एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिससे कि जितने भी गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं पूरे भारत में, उनका आंकड़ा निकाला जाता है और साथ ही साथ पूरा भारत का किस तरह का पॉपुलेशन है, कौन कितने परसेंट लोग गरीब है, कितने परसेंट लोग अमीर है, कितने परसेंट लोग बहुत ज्यादा गरीब है, कितने परसेंट लोग जनरल में आते हैं, वो सारा आंकड़ा एनपीआर से गवर्नमेंट निकालती है, भारत सरकार। तो आपको हम बता दें कि एनपीआर का हम लोग का शुद्ध भाषा में कहा जाता है जनगणना। जनगणना हर 10 साल पे एक बार भारत सरकार करवाती है। कारण क्या है कि हर 10 साल पे लोगों का जो रहन सहन है, तौर तरीका है, सब चीज बदल जाता है। अब हर साल जनगणना करवाने का उद्देश्य ये होता है कि कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, कितने लोग गरीबी रेखा में पहुंच गए हैं, कितने लोगों को सरकार की वो बहुत सी लाभ है जो दिया जा सकता है और कितने लोगों से वो लाभ जो सरकार से ले रहे हैं उसे छीना जा सकता है। तो इन सब पे विस्तार से हम आपको आगे बताते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी आपकी। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो जनगणना जो है फिर अगले साल मतलब होना था इसी में 2024 में ही, लेकिन 24 में नहीं हो पाया इलेक्शंस वगैरह की वजह से। 25 में मार्च के बाद, बिहार इलेक्शन के बाद स्टार्ट होगा और उस 2 महीना चलेगा। इसमें आपको फायदा क्या होने वाला है, तो जो लोग का जैसे जो जिनको सरकार बहुत सारी सहायता देती है, जैसे इंदिरा आवास हो गया या आधार लाल कार्ड हो गया या हरा कार्ड हो गया, या इस तरह का जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं हैं, वो शायद एनपीआर के बाद आपका खत्म हो जाए। तो ये जानकारी आपको लेना जरूरी है कि कहीं आपका सरकार से मिलने वाली जो फायदा है वो कहीं हट ना जाए। तो एनपीआर में सबसे पहले तो जो आपके क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं, जैसे बीओ हो गए या ब्लॉक कर्मचारी हो गए, वैसे लोगों को चुना जाता है जिसको गांव के बारे में या एरिया के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है। वो आपके दरवाजे पर जाएंगे, आपका पूरे फैमिली का आधार कार्ड प्लस में जानकारी लेंगे कि आपका इनकम ऑफ सोर्स कितना है, सालाना आपका इनकम कितना होता है, क्या आप जो है गरीबी रेखा में आते हैं या गरीबी रेखा से बाहर है, वो सारा डेटा को तैयार करते हैं। वो तैयार करके अंचल में ब्लॉक में जमा करते हैं। ब्लॉक में जमा करने के बाद फिर 2 महीने के बाद आपका जो डेटा है उसका वेरिफिकेशन होता है कि ये सही बात है या गलत बात है। वो वेरिफिकेशन होने के बाद फिर 2 महीने के बाद वो डेटा जो है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर से स्टडी करती है। स्टडी करने के बाद उसमें जितने लोग जो राशन कार्ड धारी हैं या बहुत तरह का सरकारी योजना जो है, उनको सरकार निर्णय करती है कि इतने लोग जो हैं वो हमारे इंदिरा आवास या राशन कार्ड या इस तरह की जो योजना है उसके काबिल है, बाकी इतने लोग उसके काबिल नहीं हैं। बहुत लोग आप ही लोग के बीच में, आप ही का बहुत सारी योजना आपको नहीं मिलती होगी। क्यों? क्योंकि आप उसके काबिल नहीं है। डेटाबेस में पहले ही पहला जो 2011 में हुआ था जनगणना, उसमें डेटाबेस तैयार करके दे दिया गया था, लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा में आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से बाहर भी निकल गए। तो उसमें जब आपका स्टार्ट होगा जनगणना, तो उस समय आपको जो है बहुत सतर्क और सावधानी से अपना जो है सारा डेटाबेस को अच्छे से फिल करना है, ताकि गवर्नमेंट को समझ में आए कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। और कहीं कहीं जो लोग हैं वो गरीबी रेखा में नहीं भी रहने पर अपने आप को बता देते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं। हालांकि वैसा नहीं करना चाहिए, उससे रास्तों का नुकसान होता है, लेकिन अभी भी 80% ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे वालों का जो हक है वो ले रहे हैं। और हम खुद वैसे बहुत लोगों को जानते हैं, हालांकि वो विषय पर चर्चा नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। बस मेरा मतलब है इस वीडियो का कि आप समझ जाएं कि एनपीआर का मतलब क्या होता है, एनपीआर से आपको क्या फायदा होना है। तो आपको हम बता दें साफ शब्द में कि एनपीआर जो जनगणना होता है, और जनगणना का मुख्य उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है कि हमारे देश में रहने वाले जो नागरिक हैं वो कितने परसेंट गरीबी रेखा के नीचे है और कितने परसेंट गरीबी रेखा के ऊपर है। तो इन सब बातों का जानकारी आपको होना जरूरी है। और चूंकि बहुत जल्दी होने वाला है जनगणना, तो उसमें आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए
चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। जनगणना में सबसे पहले तो अपने टोटल फैमिली के सदस्यों का जो डेटाबेस है वो आपको तैयार रखना होगा। मेरे फैमिली में कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग जो है हर तरह का, कितने लोग जो है अपाहिज है, कितने लोग लाचार है, कितने लोग बीमार है, सारा चीज वो डेटाबेस में लिखा जाएगा। सारे लोगों का आधार कार्ड जो है वो जमा होगा। उसके बाद जो है आपको अगर वास्तव में अगर आपको गरीबी रेखा के नीचे का अगर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है तो फिर गरीबी रेखा के नीचे का आपको वहाँ अप्लाई करना होगा, फॉर्म में लिखना होगा, लिखवाना होगा। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं पहले मेरा राशन कार्ड था, इंदिरा आवास हमको मिलता था, लेकिन अब हम जो है गरीबी रेखा से बाहर आ गए, तो उस में आपको जनरल में लिखवाना होगा। आपका जो है इन सब चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब जानकारी आपको यूट्यूब में शायद ही कोई देगा। जो फैक्ट जानकारी है वो बिहार वाले जरूर लेके आते हैं और आपको बताते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह का जानकारी वर्धक बिहार से रिलेटेड जो खबर है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इससे भी जो ज़्यादा जानकारी है, जो आपके फायदेमंद वाली जानकारी है, वो जरूर हम लेते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि एनपीए के बारे में या जनगणना के बारे में अगर किसी के मन में कोई संदेह है तो उनका संदेह भी दूर हो जाए और ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।